अक्षय भाई, आप BMW मेंटेन करते हो कार को, फार्मिंग से ही आप ये कार लेके आओ या फिर कैसे? मैंने प्रॉफिट हो रहा है? जैसे अभी हम बरसातों में वो भी लगाते हैं, 1.5 लाख में रुपए एक अच्छा अमाउंट है। एक लाइन आप अक्सर बोलते हो कि सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो आप ये सीख लीजिए नौकरी ना लगे तो क्या करना है। और उसके बाद में आप कुछ ना कुछ कैलकुलेशन के थ्रू आप समझाते हो। आपको लेने हैं गोबर के उपले, 2 रुपए का एक गांव में आराम से मिल जाता है। इन रियलिटी हम देख रहे हैं तो कितना हम प्रोडक्ट उस प्रकार से कोई बेच सकता है, मतलब क्योंकि उतने तो खरीदार नहीं है उसके। डिग्री बहुत लोग ले रहे हैं लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट है उनका उस लेवल पे नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से रॉकेट साइंटिस्ट बनना आसान है खेती करने से। क्या आपको क्या लगता है कि व्हाई एग्रीकल्चर यूथ इज नॉट कमिंग इनटू फार्मिंग? सारा का सारा पाम ऑयल इंपोर्ट होता है, वही दूध का हाल है, वही बाकी हर चीज़ का हाल है। हम अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी पूरी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे पैसा तो है, डिमांड तो है, प्रॉब्लम ये है कि खेती में नहीं है। आपको क्या लगता है कि मेजर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, या एक कोई ऐसा मिथ जो लोग सोचते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता होगा बट वो एग्जिस्ट नहीं करता? ऑर्गेनिक फार्मिंग में चैलेंज सबसे बड़ा ये है। अगर आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे स्क्रॉल करते रहते हो तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपने ऑर्गेनिक एकड़ नाम से चैनल देखा होगा और उसमें देखा होगा आपने लक्ष्य सर को। तो आज हम मौजूद है लक्ष्य सर के साथ, जो कि रेगुलरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की, ऑर्गेनिक एकड़ क्या काम करता है और क्या अप्रोच है इनकी, और किस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखते हैं, किस प्रकार से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ्यूचर को देखते हैं। एग्रीकल्चर के जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनको क्या फार्मिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बता दीजिए। नमस्कार जी, राम राम। मेरा नाम है लक्ष्य डबास और मैं दिल्ली का एक किसान हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज से की है, उसके बाद मैंने मास्टर्स इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में की थी। एंड उसके बाद ही से ही मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगा और D2C ब्रांड बनाई मैंने ऑर्गेनिक एकड़ नाम से, जो काफ़ी अच्छी चली। और उसके साथ साथ ही मेरा को फार्मिंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग से और ज़्यादा बड़ी है और उसकी समस्याएं बहुत सारी हैं, उनको सॉल्व करने में निकल पड़े। और हमने अपनी कंसल्टेशन फर्म्स चालू करी, जिसमें हम जो न्यू एज फार्मर्स हैं, एग्रीप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, गाइडेंस करते हैं। कंसल्टेशन में जो सारी चीज़ें रहती हैं वो होती हैं। एंड जब अच्छा करने लगे थे लॉकडाउन के दौरान, वैसे तो शुरुआत हमने 2016 में करी थी, बट 5-1 साल लग गए समझने में धंधे को और सीखने में। एंड लॉकडाउन के दौरान जब अच्छा हुआ और लोगों का इंटरेस्ट इसमें आया, तो बहुत सारे लोग आने लगे, पूछने लगे और सेम ही सवालों के जवाब देने पड़ते थे। तो हमें लगा कि उसकी एक वीडियो बना के ऑनलाइन डाल दे तो सबके लिए सहूलियत रहेगी। एंड हमने फिर उसमें सोशल मीडिया का भी वर्टिकल चालू कर दिया। अच्छे से मेहनत करते हैं, एल्गोरिदम समझते हैं, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो। तो जो भी चीज़ करी उसके अंदर अच्छे हो गए और इस तरीके से 3-4-5 अभी काम संभाल रहे हैं। तो सर, ऑर्गेनिक एकड़ आपने नाम रखा इसका, तो ऑर्गेनिक एकड़ किस प्रकार से आपने सोचा, या रेंडमली ऐसे ही नाम रख दिया था इसका, या ये प्लान था कि हाँ यही नाम रखना है? एज सच तो MBA नहीं करी हुई, लेकिन फिर भी जो भी मैं पढ़ा कि ब्रांड गाइडलाइंस एंड इथॉस क्या होनी चाहिए, तो उसमें जो जो पॉइंटर्स थे कि अगर आपको एक ब्रांड नेम रखना है और वो एक वैल्यू ड्रिवन या मिशन ड्रिवन नाम है, तो मेरी रिसर्च में ये आया था कि वो नाम में ही उसकी पहचान होनी चाहिए और वो टैगलाइन या और चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, इतना क्लियर नाम होना चाहिए। तो उस तरीके से काफ़ी सारे नाम और वर्ड्स कॉम्बिनेशन को देखते हुए ऑर्गेनिक एकड़ नाम सही लगा, तो उसको फिर ऐसे चुन लिया था और वो सही डिसीजन था। तो सर, आपको फार्मिंग में स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था, या फिर मास्टर्स करने के दौरान आपको इंटरेस्ट आया, या फिर आप जब बैचलर्स कर रहे थे तभी आपने सोच लिया था कि मेरे को आगे जाके फार्मिंग ही करनी है? मेरे को इन्वायरमेंट में कुछ करना था। मेरे पिताजी इन्वायरमेंटलिस्ट रहे हैं और मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है इन चीज़ों में। और हमारी एक NGO है, ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इन्वायरमेंटल कॉज, जो मेरे पिताजी ने स्थापित की थी 1997 से। लाखों पेड़ फ्री में लगा चुकी है और मेरा इंटरेस्ट रेस्टोरेशन इकोलॉजी में और बाकी इन चीज़ों में ही था। और फिर
एनजीओ का बात देखा तो समझ में आया कि यहाँ पे ग्रांट्स और बहुत चीज़ें हैं जिस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और अच्छा काम करने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े, वो भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तो ये एग्रीप्रेन्योर और एक बिजनेस के हिसाब से अगर लें इस चीज़ों को तो फिर हम फ्रीडम से काम कर सकते हैं। तो ऐसे फिर मेरे को चुनते हुए लगा कि खेती एक सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट काम हम कर सकते हैं, जिसमें लोगों की लाइफ प्लस देश की इकोनॉमिक स्थिति के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को अच्छा खाने के लिए और मिट्टी पानी बचे रहे, वो सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे थे। तो मैंने डिसीजन डाटा ड्रिवन लिया कि 44% ऑफ द पॉपुलेशन इंटरेस्टेड है, लगी हुई है अभी भी खेती के अंदर, उसके बावजूद भी 16-17% कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसका मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका मतलब बहुत बड़ा गैप है और यहाँ पे एफिशिएंसी इसकी कमी है और यहाँ पे काम अच्छा किया जा सकता है। जो भी बढ़िया और बड़ी स्टार्टअप्स बनी हैं, जो कुछ फोड़ पाई हैं, आगे बड़ा काम कर पाई हैं, उन्होंने फंडामेंटली एक ही चीज़ करी है, वो ये है कि उन्होंने अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज किया है। ब्लिंकिट ने डिलीवरीज को कर दिया, जोमेटो ने खाने वाले रेस्टोरेंट्स और अनऑर्गेनाइज्ड है, किससे मंगाओ हर एक का अलग अलग नंबर है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया। ओला उबर ने राइड के अंदर उस चीज़ को लेके आया। हमको लगा कि खेती के अंदर डेफिनेटली चैलेंजिंग ज़्यादा है, बट इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट लाने का। साथ ही साथ इसके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं है। आप 1947 में आज़ादी के टाइम पे देखें तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। आई मे बी रॉन्ग बिट ऑन द परसेंटेज, बट मोटा मोटी इतना ही था। वो फिर हमारा 50% से नीचे हो गया 2011 के सेंसस के हिसाब से, अभी वो 40 की रेंज में आ चुका है। हम अमेरिका को फॉलो करते हैं, वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो अमेरिका के अंदर 2% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो हमारा भी उसी तरफ जा रहा है। और एवरेज हम खेत के अंदर पॉपुलेशन भी देखें तो 45-55 ईयर्स की वर्किंग पॉपुलेशन है जो खेती में अब रह गई है। तो साफ साफ वही दिख रहा है कि इसके अंदर अब खेती करने वाले कम है लोग, डिमांड तो उतनी है ही क्योंकि ये डेली एसेंशियल का काम है और इसके बिना कुछ भी होगा नहीं। तो इसके अंदर हमारे को कुछ कर दें अगर हम, तो हमारे को अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा और काफ़ी प्रोग्रेस आ सकता है। इस सब को देखते हुए डाटा वगैरह को, तो मेरे को लगा कि ये सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ किया जा सकता है। और इन्वायरमेंटल माइंडसेट था ही और सस्टेनेबिलिटी की पढ़ाइयाँ करी और वो सब रहा ही है, तो मेरे को ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करना सही लगा। ओके, सो लक्ष्य भाई एक चीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स तो बहुत हर साल बहुत पास आउट हो रहे हैं। कोई यूजी पास आउट कर रहे हैं, कोई पीजी पास आउट कर रहे हैं, इवन पीएचडी भी काफ़ी लोग पास आउट कर रहे हैं, बट सिग्निफिकेंट नंबर फार्मिंग नहीं कर रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि वाई एग्रीकल्चर यूथ इज नॉट कमिंग इनटू फार्मिंग? क्या उसके पीछे उनका माइंडसेट है, क्या चैलेंजेस हैं, या फार्मिंग प्रॉफिटेबल नहीं है, दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू कम? अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो लोग खेती छोड़ देते, और हम तो डाटा को ही फॉलो करेंगे। सरसों एक बहुत ही कॉमन फसल है। लॉकडाउन से पहले 30 रुपए का भी रेट नहीं था सरसों बेचने का, 25 से 30 रुपए रेट था 2019-20-21 में। वो आज के टाइम पे सरसों 65 रुपीज केजी थोक में बिक रही है किसान की। 3 गुना रुपया हो चुका है सेम फसल का। वो यही बता रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई में गैप है। और आप वैसे भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको ही पता लगेगा कि हम अभी भी अपने लिए तेल की कंजम्पशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सारा का सारा पाम ऑयल इंपोर्ट होता है, वही दूध का हाल है, वही बाकी हर चीज़ का हाल है। हम अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे पैसा तो है, डिमांड तो है, प्रॉब्लम ये है कि खेती में इकोसिस्टम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई करते हैं, आपको प्लग एंड प्ले मॉडल मिल जाता है कि यार मैंने पढ़ाई करी, मेरी डिग्री अच्छी है, मेरे को नौकरी मिल गई, एक बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर मेरा एक छोटा रोल है, लेकिन मेरे को एक रिलायबिलिटी मिल गई। और हर बंदा अपनी लाइफ में कंफर्ट, सिक्योरिटी और रिस्क को कम करना चाहता है कि सिक्योरिटी मिले और रिस्क कम रहे। अब उसके अंदर सही वही लगता है सबको कि कोई भी एक ऐसा डिग्री ले लें और साथ में हमारे पास ऑप्शंस खुले रहेंगे। ज़्यादातर कंपटीशन का सोच लेंगे कि यूपीएससी है, नहीं तो फिर एग्रीकल्चर कर लेते हैं, उसको सेकेंडरी लेके चलते हैं। एग्रीकल्चर की डिग्री होगी तो बैंकिंग के एग्ज़ाम कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ तो अपने गांव में पेस्टिसाइड की दुकान खोल लेंगे। तो इस वजह से खेती के अंदर लोग नहीं आते हैं क्योंकि इसमें ग्लैमर और बाकी चीज़ों की कमी है। साथ ही साथ ये एक बिजनेस का काम है। जो स्टूडेंट है किसी भी उसमें, उनके कितने % है जो बिजनेस में घुस रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखें तो
यही रियलिटी है। इनफैक्ट ज़्यादा जो पढ़ाई कर देगा उसका खेती के अंदर आना और ही कम हो जाएगा। तो इसलिए लोग नहीं आते। पैसा बहुत है इसके अंदर, मेहनत भी बहुत है, बट हर कोई बिजनेस करना नहीं चाहता, हर कोई इतने एफर्ट नहीं डालना चाहता। सबको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। जेंजीज तो आजकल पहले एक्सपीरियंस लेंगे, जिंदगी जिएंगे, स्वाद लेंगे, फिर सोचेंगे क्या कमाना है खाना है। तो वो बच्चों की इतनी आजकल है नहीं प्रेफरेंस। राइट। और जैसे देख भी रहे हैं कि डिग्री बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट है उनका उस लेवल पे नहीं हो रहा है। आप अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, आपके पास तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ आते होंगे, और उन स्टूडेंट्स का कैसा माइंडसेट होता है सर, कि वो सिर्फ एक्साइटेड और मोटिवेटेड होते हैं थ्रू रील्स, या यहाँ आके उनको फिर यहाँ के बाद कितने लोगों ने एक सक्सेसफुल वेंचर बनाया है यहाँ से आने के बाद? देखिए हमारे यहाँ पे 70-30 का रेशो है। मेरा काम है पैसे लेके सही एजुकेशन देना और जवाब के सही सवाल के सही जवाब देना। बहुत बार लोगों का रोमांटिसाइज व्यू होता है कि यार खेती करेंगे, अपने मोर के घूमते हुए देखेंगे, कुत्ते पाल लेंगे, घोड़ा रख लेंगे, और ये आसान काम है। खेती भी मेरे हिसाब से रॉकेट साइंटिस्ट बनना आसान है खेती करने से, क्योंकि रॉकेट साइंटिस्ट बनने के लिए आपको एक चीज़ का बहुत अच्छा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, पर खेती क्योंकि एक बिजनेस है तो आपको सारे पहलुओं में अच्छा बनना पड़ेगा। आपको सॉइल बायोलॉजी भी आनी चाहिए, एंटोमोलॉजी भी आनी चाहिए, कीड़ों का पता होना चाहिए, एग्रोनॉमी भी पता होना चाहिए, भाई हिसाब किताब क्या बैठेगा, कहाँ बिकेगा, मार्केट सर्वे एंड ऑल दैट, उसमें प्रैक्टिसेस क्या फॉलो मैं करूँ। उसके साथ साथ आपको मैकेनिकल इंजीनियर भी आना चाहिए। यहाँ पे कोई अर्बन कंपनी नहीं है, ना ही इतना इसके अंदर बजट रहता है कि हम छोटी सी चीज़ हुई तो गाड़ी को सर्विस स्टेशन खड़ा कर दे। सब चीज़ें कुछ ठीक करनी पड़ती है। बिजली, पानी और बहुत सारी समस्याएं जो शहरों के अंदर बड़े आराम से हो जाती है, वो यहाँ पे खुद करनी पड़ती है। मोटर खराब हो गई, वो आपको प्लम्बिंग आनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम आना चाहिए। तो उसके साथ साथ आपको टोपोग्राफी समझ आनी चाहिए, मिट्टी की पहचान क्या है, कौन सी फसल लगानी है, फिर एक पर्टिकुलर फसल के अंदर और एक्सपर्टीज चाहिए। तो इस वजह से इसके अंदर ऐसा वो कि कोई एक जगह भी नहीं है कि उसने सिखा दिया और वो सारी चीजें हो गया। हमारा यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स इसीलिए आते हैं हर महीने, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग आर डिफरेंट। जैसे कि इंजीनियरिंग की डिग्री और गाड़ी का मैकेनिक इज डिफरेंट। तो ये तो हमको हर इंडस्ट्री के अंदर दिख रहा है कि अब डिग्री की वैल्यू नहीं रह गई है, स्किल की वैल्यू है। 12वीं पास बच्चा अगर मेरे यहाँ पे काम करके 100 रुपये मुझे कमा के दे रहा है तो मैं इसको 20-25 रुपये की सैलरी दे दूंगा, चाहे वो स्किल उसकी फोन पे बात करके कुछ बेचना है या फिर उसका कुछ चीज बनाना है। तो स्किल तो आपको चाहिए ही रहेगी, और अब तो ये दिख ही रहा है कि ये जितनी स्किल्स है उतना ही पैसा है, क्योंकि डिग्री लिए हुए तो बहुत लोग घूम रहे हैं, और वही डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह लीजिए, या जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल ज़्यादा है, उनकी और तादाद इसलिए भी ज़्यादा है। मतलब ना अनपढ़ आदमी मैंने कभी बेरोजगार नहीं देखा। जितने ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना उतना ज़्यादा बेरोजगार है, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन करी थी 20-25 हज़ार की नौकरी, उसको लगता है ठीक है। मास्टर्स के बाद लगता है 40-50 तो हूँ, पीएचडी के बाद तो लगता है लाख से नीचे क्या ही करूंगा, अब तो मेरी वैसे 30 साल शादी की उम्र होगी इन सब चक्करों में। तो उस वजह से भी प्रॉब्लम है लोगों की। एजुकेशन अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ सवालों के जवाब चाहिए, उसके लिए ठीक है, बट अगर आपको मार्केट के अंदर अपने आप को बेचना है तो आगे वाला आपको तभी खरीदेगा जब आपसे को वो समझ पाए कि आपसे कितना कमा पाएगा। एंड दिस इज वेयर स्किल्स कम इनटू पिक्चर। आप एआई और बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करके चीज़ों को आसान बना पा रहे हैं अगले को पैसा कमाना, तो वो आपको हायर करेगा और अच्छा पैसा देगा। तो हम डिग्री और स्किल को कंफ्यूज कभी ना करें। एक लाइन आप अक्सर बोलते हो कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आप ये सीख लीजिए, और उसके बाद में आप कुछ ना कुछ कैलकुलेशन के थ्रू आप समझाते हो कि किस प्रकार से आप पैसे बना सकते हो। तो इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब बेसिकली जैसे आपने आपके 1-2 वीडियोस देखे थे जिसके अंदर आप बता रहे थे जो गेहूं का कि एक दाना हम लगाते हैं और उससे आप फिर कैलकुलेट करके बता रहे हो कि हाँ इससे ये 50 दाने निकले हैं। उसी प्रकार से एक कुछ जो हमारा पराली या जो भी वेस्ट होता है उसको बेचने का भी आप बता रहे थे कि अमेजन वगैरह पे सेल हो रहा है। बट एक्चुअली इन रियलिटी हम देख रहे हैं तो कितना हम प्रोडक्ट उस प्रकार से कोई बेच सकता है, मतलब क्योंकि उतने तो खरीदार नहीं हैं उसके। अभी भी जैसे गैस की शॉर्टेज आई तो सब लोग बात करने लगे कि भाई गाँव के अंदर जो है उपले हैं उससे अपना आराम से काम चला सकते हैं गांव वाले, प्लस गांव में लकड़ी भी अवेलेबल होती है। तो फाइनली जो जब भी कोई क्राइसिस आती है तो उसके अंदर एग्रीकल्चर ही हमेशा सबसे आगे होगा जो बचा सकता है। जैसा कि हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा था, जब सभी सेक्टर्स डाउन जा रहे थे एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा सेक्टर था जो रुका हुआ था। तो इसको आप कैसे देखते हो? बेसिकली वो तो हुक है। अगर आपको वीडियो वायरल करनी है
तो आपको लोगों की पहले अटेंशन ग्रैब करनी पड़ती है, तो हमको रिलेटेबल चीजें लानी पड़ती हैं। जितने भी हमारी ऑडियंस है उसमें से सिग्निफिकेंट पोर्शन वो वाली है जो कोशिश कर रही है बट वो कर नहीं पा रही। अब इस वजह से वो हुक काम कर गए, तो हमको कुछ ना कुछ, अब बोलने का तरीका ये भी है कि इससे इतने कमाओ, इससे वो करो, इससे ये करो, ये पौधे का चमत्कार आविष्कार, कुछ भी हम उसमें ला सकते हैं, बट वो जितना मेरे से रिलेटेबल होगा उतना ज्यादा बंदा उस पर रुकेगा, और उस पर वो एक बार हुक अटक गया, वीडियो पे देखने लग गया, तो उसके चांसेस ज्यादा है कि वो पूरी बात सुने। और तो नौकरी का तो उसमें वो सिंपल है, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। जो चीज मार्केट के अंदर चलती है कि हाँ इसमें हमारी ऑडियंस ज्यादा रिलेट कर पाई अपने आप को, तो फिर हम उसको ज्यादा यूज करने लग जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी हम नंबर्स यूज करते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि 80-20 रूल हर चीज में अप्लाई करता है। कोई भी बिजनेस कर रहा है, 20% प्रॉफिट कर रहे हैं, 80% उसके अंदर कुछ नहीं कर पा रहे, और जो 20% अच्छा कर रहे हैं उसमें 20% ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा कर पा रहे होते हैं। हम वो वाले एग्जाम्पल अपने साथ रखते हैं और उन्हीं को दिखाते हैं। आपने पहले ही बोला कि जब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तो हम उनको क्लियरिटी देते हैं कि खेती ये है, इसके अंदर ये हार्डशिप्स हैं, ये रिवॉर्ड्स हैं, इसके अंदर ये आपको कॉम्प्रोमाइजेस लाइफ में, वर्क लाइफ में करने पड़ेंगे, और इसके फिर आखिर में आपको इतने टाइम में एक लेगेसी कुछ भी आप बना सकते हैं। तो उसमें हम पहले क्लियर कर देते हैं। 70% पीपल उसको डिसाइड करते हैं कि हमने यहाँ ट्रेनिंग ली और हमारी आंखें खुल गई, हमारे बस में नहीं है, हमें लगा हम खेती के लिए, पर खेती हमारे लिए नहीं है। तो उसमें ये और हो जाता है कि जो बाकी के 30% बचे हुए वो काफी अच्छे से कर जाते हैं। और हम अपने स्टूडेंट्स का या कंसल्टेशंस के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, मेरे खुद के जो खेत है उनके अंदर जब वो छठे हुए अच्छे लोग काम कर रहे हैं और वो पूरे SOPs प्रोटोकॉल्स के साथ डे वाइज क्रॉप एक्शन प्लान बना के काम कर रहे हैं और वो जी जान लगा रहे हैं, तो उसके अंदर प्रोडक्शन अच्छी आ रही है और वो अच्छे से कर पा रहे हैं। अमेजोन पे आप उपले बेच सकते हैं, हजारों लोग बेच रहे हैं, 20% लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं और उनके 20% जो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं क्योंकि उनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है। यही सिंपल है। वही इंस्टाग्राम पे है, वही यूट्यूब पे है, वही खेत के अंदर भी है। वही किसान है, एक किसान 100-100 हजार एकड़ तक पहुंच गया मशीनों का इस्तेमाल करके, गेहूं धान ही उगा के, और बाकी वो है वो 1-2 बीघा के अंदर भी ठीक से नहीं कर पा रहे। तो हमको ये समझना पड़ता है कि यार काम को करने का तरीका सही क्या है। करना नहीं आता है तो पहले सीखे, उस जैसी कोई जगह पे सीख के थोड़ा टाइम इंटर्नशिप लेके या कुछ करके फिर काम करे कि मेरे पास थोड़ा बहुत आता है, मेरे को ये खेती, मेरे पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये ट्रेनिंग ली है, अब मैं 6 महीने इधर काम करता हूँ। उसके बाद फिर अपना काम चालू करें। सीधा ही कूद जाएंगे 10 एकड़ की खेती में और आपको खेती नहीं आती है, फिर आप सोच रहे हैं कि मैं ऑर्गेनिक ब्रांड बनाऊंगा जिसमें आपको ब्रांडिंग का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे ट्रस्ट जीता जाता है कस्टमर का, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या बैठती है, हमको अलग अलग परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके या फिर ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग करके कैसे कॉल टू एक्शन देने, और फिर हमको पूरा वो फनल कैसे बनाना है कि कहाँ से लीड जनरेट हो रही है और फिर उसको मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। और ये चीज़ कोई बंदा अकेला स्टार्टिंग में करने के बाद बढ़ा भी नहीं सकता जब तक उसको टीम बिल्डिंग ना आती हो कि वो 4 लोगों को जोड़ पाए, इंसेंटिव अलाइन करके और उनसे काम करवा पाए। तो ये चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, और अगर वो कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और नहीं करते हैं तो इसमें टोटल घाटा भी होगा क्योंकि ये बिजनेस है। तो अभी लक्ष्य भाई, आप मतलब क्या क्या चीज़ें मैनेज कर रहे हो आप साथ में, और कितनी कंप्लीट आपकी जो टीम है, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं जो अभी आपके साथ काम कर रहे हैं? 12-15 के करीब अपने पास लोग हैं जो कोर टीम में है। बाकी मतलब लेबर वगैरह तो फिर जैसा काम रहता है उस हिसाब से बढ़ा लेते हैं टीम को। मेनली हमारा सोशल मीडिया है, लेकिन मैं भी सोशल मीडिया को कभी फोकस में दिया ही नहीं, शायद इसीलिए इतना अच्छा चला क्योंकि हमें कुछ अच्छा लगता है तो बोलते हैं, वो नहीं कि कंटेंट कैलेंडर है और ये डालना ही है और वो जबरदस्ती करो। क्योंकि बात कुछ बताने लायक लगती है तो बताई जाती है, नहीं है तो अपना नहीं बताते हैं। आप महीने 2 महीने में एक वीडियो आती है। हाँ, वही चीज़ बहुत सरप्राइजिंग थी कि हम रेगुलरली, ऑब्वियसली आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंटेंट में सर की 12-12 मिलियन, 11-11 मिलियन भी वीडियोस हैं जो लॉन्ग वीडियोस हैं, और शॉर्ट वीडियोस तो आप अगर देखेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स पे तो मोर देन बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन आप रेगुलर वीडियोस नहीं डालते हैं, उसके पीछे क्या यही सेंस है कि भाई हम वीडियो पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बस फार्मिंग पे फोकस कर रहे हैं? बात वही है ना, लोग सोशल मीडिया पे बिकते हैं लेकिन कभी बिकना चाहते नहीं। अगर वो एक इन्फ्लुएंसर है, उनको ये समझ में आ जाता है ना कि यार ये तो कंटेंट बनाने के लिए काम ही कर रहा है,
तो वो दिख जाता है। और भरे पड़े हैं ऐसे, मतलब हजारों यूट्यूबर्स इंस्टाग्रामर्स हैं जो मतलब किसी के भी खेत में जाके कुछ भी वीडियो बना दिया और कुछ भी बोल दिया। यहाँ पे फार्म का लोकेशन है, हम खुद खेती कर रहे हैं, मैं जब बोलता हूँ तो मैंने खुद करा हुआ है, उस चीज का बहुत फर्क आ जाता है। और लोगों को पता है वो पीछे खेत है, वो कर रहा है, मैं सारे काम खुद ही कर रहा हूँ। तो ऐसे ग्रीन स्क्रीन पे आके कर दिया और बोल दिया तो वो लोगों को ऑथेंटिक नहीं लगता। ना वो रिलेट भी नहीं करते उतना। हाँ जी। ठीक है। उसके अलावा लक्ष्य भाई, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हो, और ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर इंडिया में कहीं नाम आता है तो लाइक किसी के में ऑब्वियसली आपकी पिक्चर जरूर आएगी, क्योंकि आपने उतना अवेयरनेस उसके बारे में क्रिएट की है। आपको क्या लगता है कि मेजर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, या एक कोई ऐसा मिथ जो लोग सोचते हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता होगा बट वो एग्जिस्ट नहीं करता? हमारी कंसंट्रेशन गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए भी है, कमर्शियल फार्मिंग के लिए भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी है। ओके। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक D2C ब्रांड प्ले है, और मैं कभी भी स्टार्टिंग एकदम बिजनेस ही नया कर रहे हो, मैं कहता भी नहीं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी शुरू करो, क्योंकि एक ब्रांड बना के डायरेक्ट कस्टमर को देना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, खेती करने के साथ साथ खास करके। तो पहले साल में बोलता हूँ आप पहले खेती को समझो, या बिजनेस करना है तो पहले प्रॉफिटेबल बिजनेस करो। वो हमको अलग अलग बंदे के हिसाब से समझना पड़ता है कि उसके लिए क्या सही है। बहुत केसेस में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद वो करते हैं। इसमें हम, आपका सवाल क्या था अभी? सबसे पहले एक कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में चैलेंजेस क्या क्या हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में चैलेंजेस सबसे बड़ा मार्केटिंग का ही है यार, मार्केटिंग, क्योंकि बॉटलनेक वही है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको खाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन हम उनको ढूंढे कैसे ये नहीं समझ में आता। ढूंढ भी लिया तब उन तक सामान पहुंचाएं कैसे? तो मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स, ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। सब्जियों की खेती करते हैं, बढ़िया है, दिल्ली ऐसा शहर है, ग्राहक भी बहुत है। हम ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि अगर हम उन तक डिलीवरी कर रहे हैं तो एक इको गाड़ी जो मारुति की है, उसको अगर मैं रेंट पे लेके डिलीवरी करना चाह रहा हूँ तो एटलीस्ट 60,000 रुपये तक का लगा सकता है उस गाड़ी पे, और 10,000 रुपये तक का एक डिलीवरी बॉय भी लगेगा, और वो गाड़ी 3,000 किलोमीटर ही चलेगी महीने में, तो इतना है, नहीं तो पर किलोमीटर 15 रुपये और लगेगा। दूसरा, उस गाड़ी के अंदर अगर हम क्रेट में डिलीवर भी करते हैं तो 10 से 12 ऑर्डर ही डिलीवर हो पाएंगे। टाइम लगता है हर एक ऑर्डर में आधे घंटे का करीब करीब। ऑर्गेनिक कस्टमर है कोई जो महंगा प्रीमियम ले रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा है। रेफ्रिजरेटेड गाड़ी नहीं कर सकता क्योंकि वो और ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा मेरे को। मैं सुबह 7 बजे भी डिलीवरी निकालूंगा, मई के महीने के 45 डिग्री हो जाएगा आपका 9 बजे तक, 11 बजे तक मैं जितने ऑर्डर दे पाऊंगा, उसके बाद मेरा क्वालिटी जाएगा नहीं। तो लोग वो सारी चीज़ें, द बिजनेस साइड ऑफ इट, जो बोरिंग पार्ट होता है वो नहीं देख पाते। लोग रोमांटिसाइज में चले जाते हैं, अरे खेती करना है और बस लोग आ जाएंगे और बस पैसे लेके चले जाएंगे। वैसा नहीं होता। तो यहाँ पे 2 चैलेंजेस आते हैं, लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग। राइट। उसके अलावा लक्ष्य भाई, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट अगर अपन नेशनल लेवल पे बात करें कि विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारे पास जो ओवरऑल कल्टिवेबल लैंड है वो भी कम हो रही है, और हमारी जो फूड्स लाइक डिमांड है ऑब्वियसली इट इज़ ग्रोइंग, जैसे पीछे कभी देखी भी नहीं गई थी, इतनी स्पाइक पे ग्रो हो रही है। तो डू यू थिंक कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एट ए बिगर स्केल इज लाइक जो हम कर सकते हैं, ये ग्राउंड पे ला सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, कमर्शियल लेवल पे उसको पूरे हिंदुस्तान को ऑर्गेनिक तो नहीं खिला सकते। ये इट इज़ कॉस्टली प्रोडक्ट, प्रीमियम चीज़ है, और इसीलिए बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जो वेल ऑफ है वही उसको कंज्यूम कर पाएगी, अनलेस एंड अनटिल आप खुद फार्मर हैं और आप अपने लिए तो उगा सकते हैं, क्योंकि उगाने में उतना नहीं है, बट हाँ एक खरीदने में ये कॉस्टली तो पड़ता ही है। राइट। लेकिन जैसे गवर्नमेंट का पिछले 7-8 साल से काफ़ी ज़्यादा ही फोकस रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, जो हमारी नेचुरल फार्मिंग है उस पर, तो क्या ये नॉर्मल फार्मर जो अपने आप में ही स्ट्रगल कर रहा है, जो अपने परिवार को चलाने में स्ट्रगल कर रहा है, क्या उसके लिए कोई ये मॉडल्स ग्राउंड रियलिटी पे सक्सेसफुल है? अगर वो मार्केटिंग ठीक से कर पाए तो। गवर्नमेंट करना चाह रही है और बोल तो रही है, बट हो नहीं पा रहा है, वो सबको दिखता है। तो सबसे बढ़िया चीज़ तो ये रहती है कि अगर उसने ऑर्गेनिक मंडी खुद उस तरह से विस्थापित हो जाती है जहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग, वो 2 सॉल्व करें,
तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एब्सोल्युटली। और कोई एक ग्रेजुएट है, वो अपना करियर बनाना चाहता है एग्री बिजनेस में, उसको भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कहाँ से शुरू करें, आप एज एन बिग ब्रदर टू हिम आप क्या सजेशन दोगे कि भाई आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, एंड व्हाट इज लाइक ब्लूप्रिंट फॉर दैट गाय? मतलब खेती का बिल्कुल भी नहीं पता है। उसको बेसिक, उसने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं पता है, मम्मी पापा को देखा है खेती करते हो, बट गाँव में जाके ज़्यादा खेती करी नहीं है उस बंदे में। देखो उसमें एक तो ये कर सकते हैं आप, आपके पास बीएससी है, आपने थोड़ा बहुत तो फिर भी कीड़ों के नाम पता है, थोड़ा बहुत आप फेमिलराइज हैं चीज़ों पे। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप हमारे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, जिसमें हम 4 महीने का हमारा एक सीजन रहता है, उसमें 4 महीने आप आके छोटे से पैच में यहाँ पे सेफ्टी नेट के बीच में उगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बिजनेस भी करना चाह रहे हैं तो उसके 6-7 अलग अलग पहलू है। डेली ऑपरेशंस अलग है, फार्मिंग का काम अलग है, सेल्स का काम अलग है, लॉजिस्टिक्स का काम अलग है। तो सबसे पहले हम फार्मिंग का काम समझ सकते हैं, एंड फिर उसके साथ साथ हम बाकी उसके जो वर्टिकल्स है उनको भी सीख सकते हैं। अगर वो महंगा पड़ता है या बहुत दूर रहते हैं हमारे जैसे दिल्ली में, तो फिर ये कर सकते हैं कि जो भी उस पूरे एरिया के आपके आसपास में सबसे अच्छा किसान है, जिस फसल में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसका, वहां पे जाके उसके यहाँ पे आप एज अ लेबर काम करें, अनपेड इंटर्न काम करें, उसको साथ में कुछ वैल्यू दें कि यार मैंने बीएससी है, मेरे पास फोन है, मेरे पास साधन है, मैं कुछ नहीं तो इसका ना 2 रुपए फालतू में माल बिकवा सकता हूँ। तो आप ये वैल्यू प्रोपोजिशन इसके पास लेके जाएं कि मैं कोशिश करूंगा और ज्यादा महंगा माल बिकवा पाऊँ, और उसका एक पूरा सीजन, शिमला मिर्ची पॉलीहाउस में पसंद है तो वहाँ वो वाला कोई किसान ढूंढ के, या फिर कोई भी सब्जियों का पसंद है या फ्रूटिंग का पसंद है, वहां पे आप एक सीजन पूरा जीरो से लेकर लास्ट तक, जिसमें आप उनकी हेल्प कर रहे हैं और आप उसको बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फायदा लगेगा तो वो आपको धीरे धीरे ओपन अप करके सब बताएगा, और वहां पे आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। ये गलती ना करें कि अभी कुछ थोड़ी पूंजी है या घर से ले ली एंड आप सीधा धंधे में उतर गए। आता नहीं है तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा ही। अब अपना पैसा लगा के सीखो या सिर्फ टाइम खर्च के किसी और के यहाँ पे या किसी को ट्रेनिंग फीस दे के उसके यहाँ पे करके सीखो, ज्यादा बेटर है मेरे अनुसार। लक्ष्य भाई, आप BMW मेंटेन करते हो कार को, तो ये क्या फार्मिंग की वजह से ही या फार्मिंग से ही आप ये कार लेके आओ या फिर कैसे? अभी तक शादी नहीं हुई तो हाँ। नहीं तो दहेज में सोच रहे थे। सोच रहा होता तो लेता नहीं। तो मतलब इतना प्रॉफिट हो रहा है? मतलब मैंने जैसे अभी हम बरसातों में अभी बता ही रहे थे, ट्रेनिंग में आप सुन रहे थे, हम गोभी लगाते हैं। 1 एकड़ गोभी में 1 लाख से 1,25,000 रुपए का खर्चा होता है। बीज, उसमें वीडिंग, लैंड प्रिपरेशन, फ्लड से पानी दे रहे हैं तो उसमें लेबर का खर्चा, उसमें फर्टिलाइजर रहेंगे, प्लांट प्रोटेक्शन मटेरियल्स जाएगा, लेबर, फिर हमारी हार्वेस्टिंग में खर्च होगी। 1 लाख से 1,25,000 में हमारा गोभी तैयार हो जाती है। उसके बाद हमारा 1 से 1.5 रुपये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, और डिपेंडिंग ऑन वो कौन सी मंडी है वहाँ पे मंडी का कमीशन रहता है। कुल मिलाकर 1.5 लाख से कम का खर्चा होता है। 1 एकड़ में आप इस मौसम में 10,000 किलो 8,000 किलो के बीच में गोभी की प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माना कि हम मई में पौध लगाएं या जून में पौध लगाएं और 65 डेज में जुलाई अगस्त के अंदर वो हमारी मंडी में तैयार होती है, तो मिनिमम आपको 25 रुपये से लेकर 70-80 रुपये तक जाता है। A ग्रेड B ग्रेड सब मिला लो तो 40 रुपये किलो आपको भाव मिल जाएगा, और 8,000 किलो भी होता है, 30 रुपये भी हो जाता है, तब भी आपका 3 लाख लमसम होगा। इतना मैथ्स तो अभी करके देख सकते हैं आप लोग। बट 1.5 लाख में 3 लाख रुपए 60 दिनों के अंदर एक अच्छा अमाउंट है। तो अगर हम क्रैक कर लेते तो अच्छी चीज़ है। और फिर हमारे पास 3 सीजन और है। ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क भी हुआ है, और जितना कमाया उसका एक छोटा परसेंटेज ही लगाया है इसके अंदर। हम थोड़ा स्केल पे करते इसलिए खरीदना गाड़ी आसान भी रहा, बट कोई भी कर सकता है, इसमें इतना मुश्किल है नहीं। आप अगर इस तरीके से 10 एकड़ में भी करते हैं तो 30-40 लाख रुपए आप सालाना आराम से अपने बचा सकते हैं। और धीरे से चालू करना है तो उसी को री इन्वेस्ट करते करते 10 सालों में हो जाएगा। एक कंपाउंडिंग की भी बात होती है। मैंने अपनी मास्टर्स के अगले दिन से काम शुरू कर दिया था 2016-17 में।
और मैंने 25 में जाके गाड़ी खरीदी है। तो वो 8-9 साल की भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर कोई 22 साल का है और वो सोचे पहले 2 साल में ही मैं 40 एकड़ से खेती कर लूँ और हो जाऊंगा, तो मुश्किल है। ये है मेरा उस पे। अच्छा, बेसिकली अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, मेरी गाड़ी से महंगे मेरे बंदे पड़ते हैं मेरे को। ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा महंगा है मेंटेन करना। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग या केवल हम बात करें फार्मिंग का, तो फ्यूचर आप कैसे देखते हो? मतलब कि आने वाली 20 साल 30 साल बाद में 2050 में किस प्रकार की फार्मिंग होगी इंडिया में? कौन फार्मिंग करेगा? फार्मिंग करने वाला फार्मर कैसा दिखेगा? वो क्या 2050 में भी उसकी यही हालत रहेगी? मतलब जो कि एक्चुअली में आज इंडिया के मोस्ट फार्मर्स की है, जो हम ग्राउंड रियलिटी जानते हैं कि उतने प्रॉफिटेबल नहीं है, और कोई भी अभी भी अपने मतलब जो बेटा बेटी है उनको तो फार्मिंग करने के लिए नहीं बोल रहा है कोई भी फार्मर। तो क्या लगता है आपको? वो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक तो इसके अंदर सोसाइटल प्रॉब्लम है। ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जा रही है, इस वजह से आगे रिश्तों में या और बहुत सी चीज़ों के अंदर अगर खेती कर रहा है ना कोई, तो वो बहुत डिसएडवांटेज में आ जाता है। घर वालों का सिर्फ पैसे से पैसे का मतलब नहीं है। 25,000 की बैंक की नौकरी और 25 लाख रुपए किसान खेत में कमा रहा, ज़्यादा तवज्जो उसको मिलेगा जो बैंक की नौकरी में। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, क्योंकि चीज़ें पहले बनती हैं, फिर वो ट्रेंड में आती है, फिर वो एक सोसाइटल नॉर्म हो जाती है, फिर ब्रेक आता है, 10-20 साल तक लोगों को समझ में आता है, फिर वो ट्रेंड जो होता है फिर वो सोसाइटल नॉर्म बनने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो 20-25-30 सालों में ये नॉर्म बदलने वाला है कि अगर कोई खेती कर रहा है तो वो बिल्कुल कंगला और उस हिसाब से ही रहेगा। क्योंकि अभी धीरे-धीरे ये हो गया है कि हमारे यहाँ के जो हेरिडिटरी लॉज हैं, जिस हिसाब से ज़मीनें बँटती हैं, 1947 में आप देखो एवरेज फार्मर के पास ज़मीन क्या, लैंड होल्डिंग क्या था, आज क्या है। जिस हिसाब से ज़मीनें बँट रही हैं आगे, और 20-30 सालों में हद मार के 3-4 या 2-2 गमले लेके हर कोई घूम रहा होगा, क्योंकि 1 बीघा के नीचे आने के बाद भी ना कुछ भी हो नहीं सकता है। ना आप ट्रैक्टर ले सकते, ना ही कुछ भी उसमें आप इकोनॉमी ऑफ स्केल वाला कुछ कर सकते। और जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, इनको मिनिमम 1 एकड़ का तो कुछ चाहिए ताकि वो अपनी एफिशिएंसी पे चल पाए। तो ये होने वाला है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग आएगी, कि जो खेती कर रहा है वो किराए पे लेके कर रहा है और वो बहुत अच्छे से कर रहा है, और वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम ला पा रहा है, इसलिए वो और ज़मीनें एक्वायर कर पा रहा है उन लोगों से जो खेती करना नहीं चाह रहे। और जो करना नहीं चाह रहा वो खुद करके भी उतना नहीं कमा पा रहा था जितना उसको डे 1 पे रेंट या बटेई के फॉर्म में मिल रहा है। और आप अभी भी देखेंगे तो अलग अलग एरिया के हिसाब से अपने दिल्ली एनसीआर में तो 70% जो खेत कर रहा है अब खुद नहीं कर रहा, वो डीटीसी की कहीं नौकरी पकड़े बैठा है या कोई शहर के अंदर वो है, और खुद कर भी रहा है तो वो ऐसा कर रहा है कि सारा गांव का परिवार बाहर आ चुका है, कोई एक चाचा जो लगा था इसके बस में कुछ नहीं है वो रह गया खेत में, और वो सबकी ज़मीनें संभाल रहा है, और उसके बाद पता भी नहीं होगा क्या। तो मेरे हिसाब से यही है, जो खेती कर रहे हैं उसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, जो सही से कर रहे हैं वो प्लोरिफरेट करेंगे, और इसमें लैंड कंसोलिडेशन इस हिसाब से होगा, क्योंकि खरीदने जाओ और रेंट पे खेती करो, बहुत ज़्यादा गैप है। अगर मैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेता हूँ 1 करोड़ की, तो उसमें मेरे को मिनिमम से मिनिमम 1% का रिटर्न मिलता है, जो रेंटल यील्ड बोलते हैं भाषा में फाइनेंस की। खेती में 1 करोड़ की ज़मीन लो, आपको उसका किराया मिलेगा महीने का 2-3 हज़ार रुपये, सालाना 50,000 रुपये एवरेज यही है। वो भी पानी वानी अच्छे इलाकों की बात कर रहा हूँ, वो नहीं है तो 20,000 रुपये भी नहीं है किराया साल का। तो ऐसे के अंदर जब ज़मीन का कोई कॉस्ट ही नहीं है, तो रेंट पे एक्वायर करके कमर्शियल फार्मिंग कॉर्पोरेट लेवल पे काफ़ी मेरे को दिखता है इसमें आगे बनता हुआ, और हम कहीं ना कहीं कंसल्टेशंस के थ्रू वही चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सब्जियों में बहुत रुचि है, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा बनाया जा सकता है, और वो न्यूट्रिशन के मामले में भी देखा जाए तो इंडिया बहुत स्टार्व करता है। प्लस ये काम थोड़ा सा टिपिकल है, तो कोई एंट्री बैरियर भी ज़्यादा बड़ा है कि ऐसे ही कोई आके अगले दिन से सब्जियों की खेती नहीं कर सकता। एंड आगे आगे वही है, क्योंकि परसेंटेज कम होगा तो हम अमेरिका की तरह ही करेंगे कि 2% पॉपुलेशन एंगेज है, लेकिन 100-50 हज़ार एकड़ वाले किसान एक एवरेज
अब खेती कर रहा है, चाहे वो जमीन उसकी नहीं है, किराए पे लेके कर रहा है। एब्सोल्युटली। ऑलमोस्ट काफ़ी सारी बातें हुई इस कन्वर्सेशन में, और अभी भी आपके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चंस रहे होंगे, सो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये जो इंटरेक्शन था लक्ष्य भाई के साथ, इट वाज रियली आपके लिए भी बहुत नॉलेजेबल रहा होगा। और ये उन पर्सनैलिटीज़ में से एक हैं जो ग्राउंड पे पहले खेती करते हैं और फिर खेती की बात करते हैं। सो इट वाज लाइक विद अ बैकग्राउंड। और यूथ को एग्रीकल्चर में देख के जितना अच्छा लगता है उतना कोई भी चीज़ मेस्मराइजिंग नहीं है अभी के मोमेंट में, बिकॉज बहुत ही रेयर है ये चीज़। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं भी करते, वो भी सिर्फ आपकी तरफ देखते हैं एज इंस्पिरेशन। एंड होप सो कि आप आने वाले टाइम में और अच्छे और इंगेजिंग और फनी कंटेंट बनाते रहेंगे, और सारों की फीड में वो फनी एलिमेंट ऐड करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। थैंक यू सो मच। लास्ट में कुछ और आप जो यूथ है, जो एग्रीकल्चर में यूथ है, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहोगे कि वो किस प्रकार से और बेटर तरीके से अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो नेशनल ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, और नेशनल ग्रोथ के साथ साथ वो पर्सनल ग्रोथ भी एज ए बिजनेसमैन वो कर पाए। इसमें वही है, स्किल, अगर आपको स्किल की चाह है तो आपको स्किल बनानी पड़ेगी ना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि एक तो कॉलेज में जब जाते हैं लोग, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बना देते हैं कि एक सेट सिलेबस है, उसको पढ़ लो और अपना एग्जाम पास कर लो, और उससे आपकी लाइफ सफल हो जाएगी, ये इल्यूजन दे दिया जाता है। तो कॉलेज में लोगों को एक तो ये मेंटालिटी छोड़नी पड़ेगी कि यार कोई मेरे को बताएगा तो मैं वो पढ़ूंगा, और मेरे को कोई सिखा देगा तो मैं सीख जाऊंगा। वो छोड़ने की बजाय क्या काम इंटरेस्ट का लग रहा है, उस चीज को कैसे किया जाता है, उसको जीरो डाउन करते हुए वो स्किल एक्वायर कर ली। दूसरा सबसे बड़ी इशू ये रहता है लोगों का कि एक बार जब नौकरी लग जाती है तो लोग फिर ये सोचने लग जाते हैं कि कोई भी मेरे को काम देगा, फिर वो मुझे सिखाएगा भी, और फिर मैं उसके हिसाब से इंक्रीमेंट लेता जाऊंगा। तो आपको जो समय ये बदल रहा है उसके अनुसार नई नई चीजों को समझते हुए स्किल एक्वायर करते रहना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात ये है, हाँ कंपटीशन बढ़ गया है, सब ज़्यादा चीज़ें बहुत हो गई हैं, सीटें उतनी है, अब कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा हो गए, बट अच्छी बात ये भी है कि जब से इंटरनेट और अपना एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, तब से हर वो बंदा जिसके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट का कनेक्शन है, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी का लड़का है या वो एक नॉर्मल किसान का लड़का है, दोनों के पास इंफॉर्मेशन सेम है। अब वो नहीं रहा कि ये लाइब्रेरी में जाके इंफॉर्मेशन मिलेगी या ये वहां जाके होगी। तो आपको थोड़ा सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन की तरफ ज्यादा जाते हुए स्किल पे काम करना, और इंटरनेट पे जो भी सवाल है आप ढूंढ के निकाल सकते हैं, उस पे ध्यान देना है, ना कि आप इधर उधर भटकते रहे। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा सीख लेके जाएगा कि आपके पास अभी टाइम है, उसको आप इन्वेस्ट करें स्किल डेवलप करने में, और वो सब फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल है। हमको बस समझना ये है कि क्लटर और नॉइज को काटते हुए मतलब की इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढे, ये है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनके कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट, ये बातचीत एक वैल्यू ऐड करेगी। और लास्ट तक देखा होगा, वही बात है ना कि वीडियो के स्टार्टिंग में लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन लास्ट तक जो रिटेंशन है वो केवल 20% का ही रह जाता है। तो वहीं से 80% तो अलग हो जाते हैं। उस 20% में से भी केवल 1% होते हैं जिनको कुछ करने की इच्छा होती है, जो कुछ ना कुछ सीखते हैं कोई भी वीडियो देखकर या फिर कुछ भी कंटेंट कंज्यूम करके। तो फॉर श्योर ये वीडियो भी उसी तरीके से काम करेगा किसी ना किसी के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी।